शहर की भागदौड़ से दूर, जहां शहरीकरण की कोई आहट नहीं थी, एक पुराना एकांत गांव था जिसका नाम विराट नगर था। ये नाम उसके इतिहास से जुड़ा था, जहां कभी एक विशाल रियासत हुआ करती थी। लेकिन अब विराटनगर सिर्फ एक भूला बिसरा गांव था, जिसके बाहरी छोर पर एक विशाल खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। राजकुमारी की हवेली के नाम से मशहूर यह हवेली अपनी भयानक कहानियों के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद इसकी दीवारों से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, और जो कोई भी रात में इसके करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहन, एक युवा वास्तुकार और पुरानी इमारतों का शौकीन, अपनी पुरानी एसयूवी में बैठा विराटनगर की धूल भरी सड़क पर था। उसे अपनी अगली परियोजना के लिए प्रेरणा की तलाश थी, एक पुरानी हवेली का जीर्णोद्धार। उसने राजकुमारी की हवेली के बारे में सुना था, और उसे लगा कि यह जगह उसके अध्ययन के लिए बिल्कुल सही है। उसे लगा कि वह यहाँ रहकर कुछ नया, कुछ सच्चा अनुभव कर पाएगा। उसकी यह सयूवी हवेली के मुख्य द्वार पर रुकी। द्वार विशाल और पुराना था, जिस पर जंग लगी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी हवा की सरसराहट या किसी दूर के जानवर की आवाज तोड़ देती थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, और मुख्य द्वार पर लगी भारी लकड़ी की वाड़ें आदि खुली थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जबरन खोल दिया हो। सूरज की ढलती हुई किरणें हवेली पर पड़ रही थीं, जिससे उसकी परछाई और भी विकराल लग रही थी। रोहन ने अपना बैग और एक छोटा सा कैमरा निकाला। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर हल्की गर्मी थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी, और हवा में एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही उसकी नजरें ऊपर छत की ओर उठी। मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे, और बीच बीच में एक विशाल झूमर लटका था, जिसके टूटे हुए शीशे जमीन पर बिखरे थे। हॉल के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ आकर ठहर गया हो, या शायद पीछे चला गया हो। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें लीं। वह हर कोने को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुन रहा था। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर रही थी। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या सच में यहाँ कुछ था? वह धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगा। हर कमरा एक नई कहानी कहता था, एक नया रहस्य छिपाता था। एक कमरे में एक पुराना पलंग था, जिस पर धूल की मोटी चादर बिछी थी। दूसरे कमरे में एक टूटी हुई अलमारी थी, जिसके दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे खाली किया हो। जैसे ही वह एक अंधेरे गलियारे से गुजर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी, जो दरवाजों को खटखटा रही थी और खिड़कियों से सरसरा रही थी। उसने अपनी सांसें रोकीं और अपने दिल की धड़कन को सुना। ये सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसने गलियारे के अंत में एक दरवाजा देखा, जो बाकी दरवाजों से अलग था। यह एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी थी। दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक बना था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक उलझा हुआ चक्र था, जिसके बीच में एक आंख बनी थी। उसे लगा कि यह कोई तांत्रिक प्रतीक है। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि इस दरवाजे के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, कुछ ऐसा जो इस हवेली के इतिहास से जुड़ा है। शाम ढल चुकी थी और हवेली के अंदर अंधेरा गहराने लगा था। रोहन ने फैसला किया कि उसे आज रात यहीं रुकना होगा। उसने अपने बैग से एक स्लीपिंग बैग निकाला और हॉल के एक कोने में बिछा दिया। उसने अपनी टॉर्च को पास रखा और अपनी डायरी निकाली। वह अपने अनुभवों को लिखना चाहता था, ताकि वह उन्हें भूल ना जाए।
जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे लगा कि किसी ने उसके पास से गुजरा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। अचानक हवेली के ऊपरी माले से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक और गलियारा मिला, जो नीचे वाले गलियारे से भी ज्यादा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसे लगा कि यह बदबू किसी पुरानी चीज की नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज की है, जो अब जीवित नहीं है। उसने धीरे धीरे गलियारे में चलना शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गया है। अचानक एक कमरे से एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई। यह आवाज किसी औरत की थी, जो रो रही थी या करा रही थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में घुमाया। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी और उसके पास जमीन पर कुछ बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसकी टॉर्च उस पर पड़ी, वह चौंक गया। जमीन पर एक पुरानी मैली गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें टूटी हुई थीं और उसके कपड़े फटे हुए थे। गुड़िया से ही वह दर्द भरी आवाज आ रही थी। रोहन को लगा कि यह गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि कुछ और है। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, गुड़िया की आंखें चमक उठीं। एक पल के लिए उसे लगा कि गुड़िया उसे देख रही है, उसे घूर रही है। गुड़िया से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ को छुआ है। वह डर के मारे पीछे हट गया। गुड़िया से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। उसे लगा कि गुड़िया में कोई आत्मा है, कोई बुरी आत्मा। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से वापस हॉल की ओर भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। वह अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया और खुद को चादर से ढक लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर आवाज, हर परछाई उसे डरा रही थी। उसे लगा कि हवेली में कोई है जो उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसे लगा कि वह अकेला नहीं यहाँ है। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे इस हवेली के बारे में और जानना होगा। उसे लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है, कुछ ऐसा जो उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रोहन गांव के केंद्र की ओर निकला। कुछ बूढ़े लोग एक पेड़ के नीचे बैठे बीड़ी पी रहे थे। रोहन ने हिम्मत करके उनसे बात की। नमस्ते बाबा, उसने कहा। मैं रोहन हूं। मैं इस गांव में नई आया हूं। एक बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम हवेली के पास रहते हो बेटा? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ बाबा, रोहन ने कहा। क्या कोई समस्या है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। वह हवेली अच्छी नहीं है बेटा, वहां एक प्रेत रहता है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। प्रेत? उसने पूछा। कैसा प्रेत? एक और बूढ़े आदमी ने कहा। वह राजकुमारी का प्रेत है बेटा। जो हवेली में जाते हैं वह उन्हें डराता है, उन्हें सताता है और अंत में उन्हें मार डालता है। लेकिन क्यों? रोहन ने पूछा। वह ऐसा क्यों करता है? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले इस रियासत में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह बहुत दयालु और नेक दिल थी, लेकिन एक क्रूर सेनापति था जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह एक नेक दिल राजकुमार से प्यार करती थी।
सेनापति गुस्से में आ गया और उसने राजकुमारी को धोखा दिया। उसने उसे एक गुप्त रास्ते से किले से बाहर निकाला और उसे मार डाला। राजकुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह तब से हवेली में भटकती है। और वह सेनापति? रोहन ने पूछा। सेनापति को कभी नहीं पकड़ा गया, बूढ़े आदमी ने कहा। कुछ कहते हैं कि वह भाग गया, कुछ कहते हैं कि उसे किसी ने मार डाला और कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा भी हवेली में भटकती है, राजकुमारी को सताने के लिए। रोहन को लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच है। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गया है जिससे निकलना मुश्किल है। क्या कोई तरीका है उस आत्मा को शांत करने का? रोहन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता बेटा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। रोहन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या वह सच में उस क्रूर सेनापति की आत्मा से मिला था? क्या वह गुड़िया राजकुमारी की आत्मा थी? और क्या वह कभी इस हवेली से जिंदा वापस आ पाएगा? हवेली पहुंचते ही उसने अपनी डायरी निकाली और जो कुछ भी उसने सुना था उसे लिखना शुरू किया। उसे लगा कि उसे इस हवेली के बारे में और जानना होगा। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ कुछ भी हो जाए। रात गहराने लगी थी और हवेली से आती आवाजें और भी तेज हो गई थीं। रोहन ने खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन उसे लगा कि आवाजें उसके कानों में गूंज रही हैं। राजकुमारी, राजकुमारी। इस बार आवाज में एक अजीब सी खुरदुरापन था, जैसे कोई सूखी पत्तियां रगड़ रहा हो। उसे लगा कि प्रेत उसके और करीब आ रहा है। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार खटखटाहट हुई। रोहन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खटखटाहट और तेज हो गई, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि प्रेत दरवाजे पर है। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन खटखटाहट अभी भी जारी थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। अचानक खटखटाहट रुक गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। रोहन ने अपनी सांसें रोकीं और अपने दिल की धड़कन को सुना। उसे लगा कि प्रेत चला गया है, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि प्रेत हवेली के अंदर आ गया है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाई। हवेली में कोई नहीं था, लेकिन हवा में वह बदबू अभी भी मौजूद थी। उसे लगा कि प्रेत उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक उसकी नजर रसोई घर की ओर गई। रसोई घर में रखी चीजें धीरे धीरे हिलने लगीं। बर्तन, गिलास और प्लेटें। फिर एक एक करके वे जमीन पर गिरने लगे, जिससे जोरदार आवाजें आने लगीं। रोहन डर के मारे चिल्ला उठा। वह पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। उसे लगा कि प्रेत उसे मारना चाहता है। रसोई घर में चीजें अभी भी गिर रही थीं और आवाजें और तेज हो गई थीं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि रसोई घर में सब कुछ शांत था। कोई चीज जमीन पर नहीं गिरी थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक अजीब सा निशान बना था। यह निशान उसी प्रतीक जैसा था जो उसने लोहे के दरवाजे पर देखा था। एक उलझा हुआ चक्र, जिसके बीच में एक आंख बनी थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह प्रेत उसे संकेत दे रहा है। उसे लगा कि प्रेत उसे कुछ बताना चाहता है। उसने फैसला किया कि उसे उस लोहे के दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य को खोजना होगा। उसे लगा कि वहीं इस प्रेत का रहस्य छिपा है। अगले दिन सुबह रोहन ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग रखा, जिसमें पानी की बोतल,
कुछ खाने का सामान और अपनी डायरी थी। उसने अपनी टॉर्च भी साथ रखी। उसका दिल डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। वह सीधे उस लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा जिस पर वह अजीब सा प्रतीक बना था। उसे लगा कि इस दरवाजे के पीछे ही इस हवेली का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला। दरवाजे से एक अजीब सी बदबू निकली जो उसे बेहोश कर सकती थी। रोहन ने अपनी सांसें रोकी और दरवाजे को और धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक गहरा अंधेरा कमरा दिखाई दिया। कमरा बहुत बड़ा था और उसके बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर कुछ पुरानी किताबें और कागज पड़े थे। कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में घुमाया। उसे लगा कि यह कमरा किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह मेज के पास गया और किताबों को उठाया। किताबें बहुत पुरानी थीं और उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने एक किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। ये कहानी सेनापति की थी जिसने राजकुमारी को मार डाला था और फिर उसे एक साधु ने शाप दिया था। कहानी में यह भी लिखा था कि सेनापति एक काला जादूगर था। उसने राजकुमारी की आत्मा को कैद कर लिया था ताकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गया है जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। किताब में एक और चीज लिखी थी। ये एक गुप्त रास्ता था जो कमरे के नीचे एक तहखाने में जाता था। तहखाने में सेनापति ने अपने काले जादू के लिए एक वेदी बनाई थी जहां उसने राजकुमारी की आत्मा को कैद कर रखा था। रोहन को लगा कि उसे उस तहखाने में जाना होगा। उसे लगा कि वहीं सेनापति की आत्मा छिपी है और वहीं से वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। उसे यह भी पता चला कि सेनापति की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करना है और राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति देना है। उसने किताब को बंद कर दिया और उसे अपने पास रखा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा था। रोहन ने अलमारी को हटाया और दरवाजे को देखा। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी थी। उसने दरवाजे को खोला और अंदर से एक गहरी अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी बहुत लंबी थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। रोहन ने अपनी सांसें रोकी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा अंधेरा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक वेदी थी जिस पर अजीब से प्रतीक बने थे। वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह वही जगह है जहां सेनापति ने अपने भयानक अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में घुमाया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा कि सेनापति की आत्मा अभी भी कमरे में मौजूद है, उसे देख रही है, उसे घूर रही है। अचानक वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे। प्रतीक धीरे धीरे हिलने लगे और उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगीं जैसे कोई चिल्ला रहा हो। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गया है। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और वेदी पर रखी हड्डियां हिलने लगीं। रोहन को लगा कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे मारना चाहती है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गया। उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि वह हवेली में फंस गया है। उसे लगा कि सेनापति की आत्मा उसे जाने नहीं देगी। रोहन ने वापस तहखाने के कमरे में जाने का फैसला किया। उसे पता था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसे सेनापति की शक्ति के स्रोत को नष्ट करना होगा।
उसने गुड़िया को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे वह उसकी शक्ति का स्रोत हो। जैसे ही वह कमरे में घुसा, सेनापति की काली परछाई उसके सामने आ गई। परछाई अब और भी विशाल और भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने मेरे रहस्य को जान लिया। सेनापति की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। परछाई ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे गुड़िया से एक ठंडी ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और उससे एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी बहन तुम्हें बचा रही है, रोहन ने सेनापति से कहा। उसे मुक्ति चाहिए, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए। सेनापति की परछाई कांपने लगी। उसकी लाल आंखें थोड़ी धीमी चमकने लगीं। मुक्ति? उसकी आवाज में दर्द था। मैं अमर हूं। तुम अमर नहीं हो, रोहन ने दृढ़ता से कहा। तुम अपनी ही नफरत और पापों के बंधन में हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत यह वेदी है। अगर यह नष्ट हो जाए तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सेनापति की परछाई गुस्से से दहाड़ी। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। परछाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन पर हमला किया। रोहन पीछे हट गया, लेकिन परछाई ने उसे दीवार से चिपका दिया। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुड़िया को वेदी की ओर फेंका। गुड़िया वेदी पर गिरी और उससे एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा चमक उठा। वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे और उनसे एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। वेदी में दरारें पड़ने लगीं और उससे काली धुंधली ऊर्जा निकलने लगी। सेनापति की परछाई दर्द से चिल्ला उठी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। नहीं, नहीं, उसकी आवाज धीमी होती गई। वेदी पूरी तरह से टूट गई और उससे एक तेज रोशनी निकली। रोशनी आकाश की ओर गई और उसमें सेनापति की आत्मा दिखाई दी, जो अब शांत और मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही राजकुमारी की आत्मा भी थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों आत्माएं एक साथ आकाश में विलीन हो गईं। किले में शांति पसर गई। हवा में वह सड़ी हुई बदबू भी गायब हो गई थी। रोहन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन ये शांति क्षणिक थी। जैसे ही रोहन ने उठने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई है। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसने अपनी डायरी निकाली और अंतिम शब्द लिखने लगा। मैंने मैंने उन्हें मुक्ति दिलाई, लेकिन लेकिन मुझे। उसकी कलम जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा कि उसकी जान निकल रही है। उसे पता था कि उसने अपनी जान की कीमत पर उन आत्माओं को आजाद किया है। सुबह की पहली किरणें हवेली के टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थीं। रोहन का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी अंतिम सांस के साथ एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। गांव के लोग जब हवेली में आए तो उन्होंने रोहन के मृत शरीर को देखा। वे हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी थी। उन्होंने रोहन को वहीं दफना दिया, जहां उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। राजकुमारी और सेनापति की आत्माओं को शांति मिल गई थी, लेकिन रोहन ने अपनी जान की कीमत पर उन्हें यह शांति दिलाई थी। हवेली अब शापित नहीं थी, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे नायक की याद दिलाती रहेगी जिसने दूसरों की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दिया। और कभी-कभी चांदनी रातों में हवेली की दीवारों से एक धीमी उदास हवा का झोंका आता था, जो फुसफुसाता था, शांति, शांति। ये रोहन की आत्मा का संदेश था, जो अब हवेली की रक्षा कर रही थी।